चैप्टर 2 के लेक्चर 17 में आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसा कि लेक्चर 16 में मैंने आपको बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था, उसी टॉपिक को और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसको बारीकी से समझेंगे। ये लेक्चर 17 स्टार्ट करने से पहले हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार के द्वारा 34 साल 35 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा में बहुत सारे चेंजेज, बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव किए गए हैं। तो आज हम लोग 10 मिनट कुछ इस पर समय दे देते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। तो देखिए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 नई शिक्षा नीति ये देखिए, नई शिक्षा नीति में क्या क्या बातें कही गई है और इसको मैं थोड़ा सा इजियर वे में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके दिमाग में यदि कुछ चीजें होंगी, भ्रम वाली चीज होगी, हो सकता है कि मेरे द्वारा बताए गए जब मैं वर्णन करूंगा तो वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले जो शिक्षा नीति लागू किया गया था भारत में, ये इंदिरा गांधी जी के सरकार में किया गया था, 1984 85 वगैरह में किया गया था, और उसके बाद आज तक कोई शिक्षा नीति नहीं लाया गया था इतने बड़े स्तर पर। 2020 में अभी जो शिक्षा नीति लाया गया है, इतने बड़े स्तर पर कभी भी शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। हाँ, अलग अलग राष्ट्र अलग अलग स्टेट अपने अपने शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन क्या करते थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी परिवर्तन कभी नहीं किया गया था। 34 साल के बाद यह परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या है परिवर्तन? देखिए, तो नई शिक्षा नीति को समझने के लिए सबसे पहले आपको इससे पहले जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा नीति थी, उसको समझनी होगी। इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो थी 10+2 थी। 10+2 के बाद हम लोग यूजी करते थे, अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद पीजी करते थे, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको MA MSc या MCOM कहते हैं, ये चीजें करते थे। उसके बाद फिर वैकेंसियां निकलती थी, बीएड करते थे, डीएड तो पहले ही हो जाता है, M.Ed वगैरह, इस तरह से PhD वगैरह। ये हमारी शिक्षा प्रणाली पहले थी। पहले क्या व्यवस्था था हमारी शिक्षा नीति में कि क्लास 1 से लेकर 1 to 10th हम लोग पढ़ते थे, और इस 1 to 10th सभी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे। मैथमेटिक्स हो, साइंस के सभी ब्रांच हम लोग स्टडी करते थे, संस्कृत स्टडी करते थे, सोशल साइंस स्टडी करते थे, ज्योग्राफी स्टडी करते थे, सिविक्स स्टडी करते थे। यानी 1 to 10th सभी सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करते थे। और 10th में जाकर हमारी बोर्ड एग्जाम होती थी 10th में, और ये बोर्ड एग्जाम एक ही बार होती थी, साल के अंत में होती थी। और ये बोर्ड एग्जाम स्टेट बोर्ड एग्जाम हो या जिस बोर्ड से जो लोग रिलेटेड थे वो एग्जाम देते थे। बोर्ड एग्जाम के बाद, 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद इसके जो भी नियम है, जो भी परसेंटेज है, जो भी पासिंग मार्क्स है, उसके आधार पर हम लोग क्लास 11वीं में एंट्री लेते थे, कॉलेजेस में एंट्री लेते थे। 11वीं के बाद हम लोग 12वीं में एंट्री लेते थे। फिर 12वीं के लास्ट में जाकर हम लोग फिर से एक बोर्ड का फाइनल एग्जाम देते थे। ओके, उसके बाद हम लोग 12वीं का एग्जाम देने के बाद यूजी अंडर ग्रेजुएट, यानी हम लोग BSc BA BCom वगैरह वगैरह करते थे। उसके बाद MSc MCom या MA करते थे हम लोग। यहां पर नियम क्या था
कि 1 to 10th जब हम लोग पढ़ते थे उसमें स्कूली शिक्षा में, उस स्कूली शिक्षा में हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता था। फिर जैसा कि मैंने अभी बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये संस्कृत वगैरह सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर 1 to 10th अभी तक जो पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे उसमें वोकेशनल कोर्स की व्यवस्था नहीं थी, यानी व्यावसायिक कोर्स की व्यवस्था नहीं थी। यदि थी भी तो वो एक एक्स्ट्रा, जिसको ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक के रूप में पढ़ा रह जाता था। वो ज्यादा मायने नहीं रखता था, उसका नंबर नहीं जुटता था, इसलिए लोग, बच्चे या टीचर उस पर ध्यान नहीं देते थे। ओके, उसके बाद 10वीं पास करने के बाद हमारे पास चॉइस होता था कि हम किस स्ट्रीम को लेना चाहते हैं, किस सेक्टर में जाना चाहते थे। तो वहां पर बहुत सारे सेक्टर बनाया गया था, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये देखिए, ये 3 सेक्टर बनाए गए थे और बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। तो 10th के बाद पुरानी शिक्षा नीति में हमारे पास ऑप्शन होता था। यदि हम साइंस लेते हैं तो साइंस में हमारे पास था मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये देखिए। और यदि आप बायोलॉजी लेना, इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश, बायोलॉजी, ये सभी साइंस के अंतर्गत आते थे, हिंदी भी। आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स में बहुत सारा आता था, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, आप सिविक्स ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आता है, म्यूजिक आ सकता है, इसमें होम साइंस आ सकता है। कॉमर्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स आ सकते हैं, इंग्लिश में आ सकते हैं, अकाउंट आ सकते हैं। ओके, ये सारे जितने भी आप स्ट्रीम देख रहे हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये पुरानी शिक्षा नीति में था। यदि आपने साइंस लिया तो आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते हैं, ज्योग्राफी नहीं ले सकते हैं। साइंस लिए हैं तो आप ये सब्जेक्ट चूज कीजिए, कोई 5 सब्जेक्ट चूज कीजिए इसमें। कॉमर्स लिए हैं तो फिर ये आर्ट्स का सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। ये पुरानी शिक्षा नीति थी। पुरानी शिक्षा नीति में क्या था, जब आप साइंस से, मान लीजिए ये साइंस से आपने 10+2 किया, यानी 12th आपने साइंस से किया, तो जब 12th के बाद आप बीएससी या बीए या ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो वहां पर आपको साइंस का ही कोई स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। यहां पर आप आर्ट्स चूज नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने आर्ट्स से 12th किया तो आप ग्रेजुएशन में डिग्री का कोर्स जब करने जाइएगा तो वहां पर आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर ही आपको चलना होगा। एक और चीज कि पुरानी शिक्षा नीति में यह व्यवस्था थी कि यदि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, 3 साल, 3 इयर्स का कोर्स है, तो हमें कंटिन्यू ये 3 साल एग्जाम देने पड़ते हैं। कंटिन्यू ये 3 साल का हमें कोर्स करना पड़ता है, तब जाकर हमें डिग्री मिलती है। क्योंकि यदि बीच में हमने 1 साल गैप कर दिया तो फिर से हमें शुरू से देना पड़ेगा। ओके, ये व्यवस्था थी अभी तक पुरानी शिक्षा नीति में। अब व्यवस्था क्या है, नई शिक्षा नीति की हम लोग बात करते हैं। नई शिक्षा नीति में सबसे पहले तो ये जो स्टैंडर्ड है 10+2 का जो फॉर्मेट था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब फॉर्मेट कर दिया गया है 5+3+3+4। ये देखिए, ये नई शिक्षा नीति का फॉर्मेट है, 5+3+3+4। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहला जो ये ग्रेड है 5, इस 5 साल में जो बच्चे की शिक्षा होगी वो प्री प्राइमरी का 3 साल होगा, 3 ईयर होगा प्री प्राइमरी का। अब प्री प्राइमरी का क्या मतलब, यानी प्रथम क्लास से पहले उसे 3 क्लास से गुजरना होगा, जिसको आप ये आंगनबाड़ी में भी ये करवाया जा सकता है और स्कूल में भी ये करवाया जा सकता है। आंगनबाड़ी में तो पहले से हो रहा है, उसको और मॉडिफाई किया जाएगा। तो प्री प्राइमरी यानी क्लास 1 से पहले 3 साल की उसे क्लास करवाई जाएगी, जिसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्रथम, सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं। 3 साल के बाद फिर क्लास प्रथम आएगा, उसके बाद क्लास द्वितीय आएगा। ये देखें, 3 साल प्लस क्लास प्रथम प्लस क्लास द्वितीय, ये देखें। तो प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास और प्री प्राइमरी 3 क्लास, तो टोटल कितने हो गए 5 इयर्स। तो ये जो 5 इयर्स है,
ये बच्चों को इन 5 इयर्स में, ऐसा नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में बोला गया है कि इस 5 साल में बच्चों को किताबी जोर नहीं दिया जाएगा, यानी उस पर जो नॉलेज का भार होता है, किताबी भार होता है, वो नहीं दिया जाएगा। खेल कूद के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से एक ऐसा बेस तैयार किया जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को यहां पर सिखाया जाएगा, उसके दिमाग को मतलब प्रेरित किया जाएगा, उसके दिमाग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये 5 साल खेल कूद मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ओके, उसके बाद क्लास 2 के बाद, क्लास 2 के बाद 3, 4, 5, यानी ये 3 साल। देखिए ये फॉर्मेट 5 हो गया, जिसमें प्री प्राइमरी 3 साल और प्रथम और द्वितीय क्लास यानी 2 साल, ये प्री प्राइमरी और ये 5 साल हो गया। अब ये फॉर्मेट तीसरा यानी तृतीय क्लास, चतुर्थ और पंचम क्लास। ये फॉर्मेट इस पहले वाले 3 वाले फॉर्मेट में तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्लास आएगा। इसमें बच्चा को कुछ न्यूमेरिक्स नॉलेज दिया जाएगा, यानी कुछ जो आंकिक कहने का मतलब मैथमेटिक्स का कुछ ज्ञान दिया जाएगा, कुछ यानी बुक से रिलेटेड इसको पढ़ाया जाएगा। यानी धीरे धीरे 5 के बाद ये 3 का फॉर्मेट होगा, इसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा किताब से लगाव लगाया जाएगा, बच्चों में किताब से लगाव बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो नेक्स्ट 3 फॉर्मेट, ये 3 वाला फॉर्मेट, ये देखिए सभी फॉर्मेट में अलग अलग कंस्ट्रक्शन ये बनाए जाएंगे, अलग अलग सभी का ये कंस्ट्रक्शन रहेगा, अलग अलग सभी में नियम्स रहेंगे, आधार रहेंगे, किस स्टेज में, किस फॉर्मेट में किस तरह से शिक्षा देनी है। अभी चीजें 100% स्पष्ट नहीं है, अभी केवल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उसके बाद ये जो 3 फॉर्मेट है, ये होगा 6 + 7 + 8, ये देखिए 6, 7, 8, ये नेक्स्ट 3 वाला फॉर्मेट हमारा है। यहां से मेन चीजें शुरू होती है, ये देखिए यहां से क्लास 6 से बच्चों को विज्ञान, मैथमेटिक्स, कला, म्यूजिक, इन सारे विषयों से परिचय करवाया जाएगा। यानी क्लास 6 में जाकर हमारा परिचय होगा कि विज्ञान क्या होता है। उसके बाद ये कला, म्यूजिक, जितने भी या वोकेशनल कोर्स हो, व्यवसायिक कोर्स हो, इन चीजों से परिचय करवाया जाएगा। और क्लास 6 से ही कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की जाएगी, यानी कंप्यूटर कोडिंग शिक्षा प्रारंभ की जाएगी क्लास 6 से। यानी कहने का मतलब क्लास 6 से जो बच्चे का विकास होगा वो एक यूनिक विकास होगा। क्लास 6 से हमें उस दिशा में जाना है, हमने एक दिशा फिक्स करनी है क्लास 6 से बच्चों को 8 तक। ओके, एक चीज और कहा गया है कि ये जो शुरू के 5 साल और ये 3 फॉर्मेट, ये 5वीं और ये 5वीं तक की क्लास, ऐसा बोला गया ड्राफ्ट में कि बच्चों को अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में दिया जाए या नेशनल लैंग्वेज में दिया जाए या फिर आप कह सकते हैं संस्कृत में दिया जाए। यानी तीन फॉर्मूली भाषा के आधार पर यह 5वीं तक का क्लास देने का प्रयास है। जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें भी बच्चे सीख सकता है, या राष्ट्रीय भाषा में सीख सकता है बच्चा, या फिर संस्कृत भाषा में बच्चा को पढ़ाया जाए। यानी त्रिफॉर्मूलीय भाषा के आधार पर क्लास 5वीं तक की क्लास देने की बात कही गई है ड्राफ्ट में, नई शिक्षा नीति में। और संभव है तो यह भी कहा गया कि क्लास 8 तक की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर क्लास 1 से लेकर 8 तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा, इंग्लिश अनिवार्य विषय नहीं होगा, बच्चों पर जबरदस्ती इंग्लिश का भार नहीं थोपा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं होगी, इंग्लिश पढ़ाई होगी, लेकिन जो अभी की नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों पर, जो प्राइवेट स्कूल वगैरह में बच्चों पर इंग्लिश जबरदस्ती थोपा जाता है, जिससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय लैंग्वेज है नहीं, बच्चे को बड़ा कठिनाई होता है। इसलिए उस पर इंग्लिश का भार ज्यादा नहीं दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में उनको पढ़ाई जाने की व्यवस्था होगी। उसके बाद ये 6 to 8, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स,
यानी कि व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। क्लास 1 से 5 तक बच्चों में ये देखा जाएगा, 1 से 5 तक बच्चों के दिमाग को परखा जाएगा कि बच्चा किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी उसकी रुचि को देखा जाएगा, उसकी रुचि को जगाया जाएगा। यदि बच्चा मान लीजिए प्लम्बरिंग में जो पाइप फिटिंग होता है, या इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में यानी जो आप वायरिंग वगैरह होता है उसमें, या पेंटर में कारपेंटर में ज्यादा रुचि रखता है, तो बच्चों को उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, यानी बच्चों की रुचि के अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी। और 10 डेज का 10 दिन का बैगलेस क्लास होगी। ये देखिए साल में ऐसा ड्राफ्ट में कहा गया है, यानी 10 दिन बच्चे बिना किताब या बिना कॉपी कलम के स्कूल जाएंगे। वहां पर जो बच्चे जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके एक्सपर्ट से उनको शिक्षा दी जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा पेंटिंग में ज्यादा रुचि रखते हैं तो पेंटिंग का एक्सपर्ट रहेगा स्कूल में, या फिर उनके जहां पर उनका इंस्टीट्यूशन है उनके इंस्टीट्यूशन पर बच्चों को जाना होगा और वो साल में 10 दिन उनको पेंटिंग का क्लास देंगे। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो दिमाग है उसका सर्वांगीण विकास होगा, यानी वो बचपन से ही जो उसकी रुचि है उसके बारे में उसको बचपन से ही नॉलेज मिलता रहेगा। आपने देखा होगा क्लास 10वीं में एक चैप्टर है, एक ऐसे है हिंदी में, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति में महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो ये किताबी नहीं होनी चाहिए, पुस्तक पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वो तकनीकी पर आधारित होनी चाहिए, व्यवसाय पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि जापान और चीन की शिक्षा व्यवस्था बहुत दिन से वोकेशनल है, यानी व्यवसाय पर आधारित है, तकनीकी पर आधारित है। यानी महात्मा गांधी का कहना था, आप पढ़े होंगे क्लास 10वीं के हिंदी में, उन्होंने एक चैप्टर ही लिखा है ऐसे ये शिक्षा और संस्कृति, तो उसमें उनका कहना था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था तकनीकी के आधार पर होनी चाहिए, तकनीकी यानी व्यवसाय के आधार पर होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यवसाय के आधार पर दी जानी चाहिए, ताकि वो 12th पास करते करते एक बहुत अच्छा रिसर्चर बन जाए, बहुत अच्छा वो उसके अंदर बहुत अच्छा तकनीकी गुण आ जाए। और आज जाकर महात्मा गांधी का सपना साकार हुआ, साकार नहीं हुआ, अभी हम केवल इसको ड्राफ्ट बोल सकते हैं, जमीन पर आने में समय लगेगा इसमें। ओके, तो ये तीसरा फॉर्मेट है। उसके बाद ये चौथा, ये देखिए ये फॉर्मेट 4 वाले फॉर्मेट, इसमें होगा क्लास 9, क्लास 10th, 11 एंड 12, यानी ये 4 इयर्स का ये हमारा फॉर्मेट होगा, जिसमें 9, 10th, 11 और 12th होगा। अब 9, 10th, 11, 12 ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 10वीं का जो बोर्ड है वो हटा दिया गया, अब 10वीं का बोर्ड नहीं होगा। लेकिन चीजें अभी क्लियर नहीं है, क्लियर स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि 10वीं का बोर्ड ड्राफ्ट में या बोला जा रहा नहीं होगी तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए 10वीं का। इस बार कम से कम तो 10वीं का बोर्ड होगा ही, तो आप पढ़ना ना छोड़े। तो ये 9, 10th, 11, 12 ये 4 फॉर्मेट में इन चारों इयर्स को दे दिया गया है। अब इसमें क्या है कि पहले क्या था कि हम जब 10th क्रॉस करते थे, 10th क्रॉस करने के बाद 11, 12 के लिए जब हम जाते थे तो हमें एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता था, या तो साइंस, या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स। अब नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है, इस स्ट्रीम्स को, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब यदि आप मान लीजिए कि मैथ लेना चाहते हैं, फिजिक्स लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री लेना चाहते हैं और ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, अब ये 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। या जो नियम बनेगी, जो पॉलिसी बनेगी, 4, 5, 6 सब्जेक्ट जो उस तरह से आप ले सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट का संग्रह किया जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो अब जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाली लफड़ा को समाप्त कर दी गई है। आपका जो मनपसंद सब्जेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अपने आगे क्या करना चाहते हैं उसके आधार पर सब्जेक्ट चूज करना होगा। आप आगे मान लीजिए जेईई मेन क्रैक करना चाहते हैं या नीट क्रैक करना चाहते हैं। अब नीट क्रैक करना चाहते हैं तो आपने ले लिया मैथ, ले लिया इंग्लिश, ले लिया मैथ ले लिया,
ये ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, बताइए जेमेंस आप क्रैक कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। तो हम बच्चे अपने आगे क्या करना चाहते हैं उसके आधार पर सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज कहा जाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे मैथ फिजिक्स साइंस लिया तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी में से ही कुछ लेना पड़ेगा, हिस्ट्री नहीं ले सकता है, जबकि हिस्ट्री उसका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, काफी अच्छा सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं होगा, बच्चों पर ये जोर नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि अब जो बोर्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं कहा गया कि 12th का बोर्ड नहीं लिया जाएगा, 12th का बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन 12th का जो बोर्ड होगा वो अब एक बार नहीं होगा, साल में 2 बार उसकी एग्जाम होगी। ये देखिए, साल में 2 बार इसकी एग्जाम होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 बार एग्जाम होगी। अब ये जो एग्जाम होगी वो उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस रह सकते हैं। पहले 6 महीना या 4 महीना यदि एग्जाम लेती है 4 महीना में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, फिर बाद में जाकर जो फाइनल एग्जाम होगी इंप्रूवमेंट के लिए आप वो सुधार कर सकते हैं, उसका जो अंक आएंगे दोनों का अंक जोड़कर फिर फाइनल रिजल्ट आपको दिए जाएंगे। कहने का मतलब कि अब बहुत सारे बच्चे साल के लास्ट में पढ़ते थे 3-4 महीना, क्रैश कोर्स कर लेते थे, अब क्रैश कोर्स वाली व्यवस्था समाप्त हो गई 100%, क्योंकि वो अधूरा नॉलेज था, रट्टा वाला नॉलेज था। अब शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही तो एक एग्जाम को अटेम्प्ट करना है ना। तो ये व्यवस्था अब लाई जाएगी नई शिक्षा नीति में। दूसरी चीज कि नई शिक्षा नीति में खास करके बच्चों पर, यहां जो आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति में सभी सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे, म्यूजिक भी शामिल किए जाएंगे, म्यूजिक यानी संगीत शामिल किए जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट आप इंटरेस्टेड हैं सभी सब्जेक्ट उसमें शामिल रहेगा। ओके, उसके बाद क्लास 12th में एक और चीज लिखा गया ड्राफ्ट में, जो नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिला है कैबिनेट के द्वारा, उसमें एक और नई बात कहा गया है कि अभी तक जो इंस्टीट्यूशन रट्टा मरवाते थे, रट्टाफिकेशन के आधार पर चलते थे, रट्टाफिकेशन की व्यवस्था को समाप्त की जाएगी। कहने का मतलब ये जो 2 एग्जाम हो गए, इस दोनों एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तर्क पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तार्किक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और तार्किक क्वेश्चंस का जवाब वही दे सकता है जो कि तार्किक रूप से उसको पढ़ा है, जो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को पढ़ा है। कहने का मतलब कि ऊपर ऊपर रट्टा मारने वाला, रट्टाफिकेशन वाले इंस्टीट्यूशन का अब बुरा हाल होने वाला है, या फिर जो टीचर रट्टाफिकेशन वाले टीचर हैं जो रट कर बच्चों को रटवाते हैं, उनकी बुरी हाल होने वाली है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया। आपने पेपर पढ़ा होगा, पेपर में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आईएएस बनना आसान है, लेकिन अब एक टीचर बनना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि अब जो टीचर बनेगा उसके अंदर रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर विषय वस्तु पर गहन समझ होनी चाहिए, और विषय वस्तु पर गहन समझ होने के साथ साथ उसे तार्किक होना पड़ेगा और व्यवहारिक नॉलेज होना पड़ेगा। जो चीजें बुक में लिखा हुआ है उसको व्यवहारिक तरह से बताने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, टीचर के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो साफ रूप से ड्राफ्ट में रखा हुआ कि रट्टाफिकेशन वाले इंस्टीट्यूट पर बड़ी कार्रवाई होगी, या रट्टाफिकेशन वाले टीचर को ये इग्नोर किया जाएगा, डिनाई किया जाएगा वैसे टीचर्स को। ओके, तो ये 10+ ये फॉर्मेट 4 था। इस फॉर्मेट 4 के बाद जो बच्चे निकलेंगे, मान लीजिए इस फॉर्मेट से, इस नई शिक्षा नीति से जो बच्चे 12th क्रॉस करेंगे, 12th के बाद वो अपने आप में एक बहुत ही योग्य स्टूडेंट बन जाएगा, क्योंकि बचपन से ही उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, तो क्यों ना वो एक योग्य स्टूडेंट बनेगा। उसके बाद जब हम 12th के बाद यूजी पीजी के लिए जाएंगे, ओके, तो यूजी में पहले नियम क्या था कि जो साइंस लेगा वो आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। अब ये तो समाप्त हो गया। यदि आपने इंटर मान लीजिए 12th मैथ फिजिक्स से किया, आप यूजी यानी ग्रेजुएशन में जाकर आप ले सकते हैं फिजिक्स, ये ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये व्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आप ये जो 3 साल या 4 साल का कोर्स होता है, 1 2 3, पहले क्या था कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए
तो आपको ये 3 साल कंटिन्यू करना पड़ता था, तब जाकर फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिलता था। यदि आप बीच में 1 साल जॉब कर दिए तो आपका गया, आपको फिर से शुरू से करना पड़ता। अब क्या है कि मान लीजिए आपने यूजी यानी ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, 1 साल आपने कोर्स किया, अब 1 साल के बाद आपका मन है कि आप दूसरा कोई कोर्स कर ले, यानी 1 साल के बाद आपका मन कर रहा है कि हम एग्रीकल्चर करें, तो 1 साल ये आपका बर्बाद नहीं जाएगा। आपको ये स्कूल के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा इस 1 साल का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इस 1 साल का क्रेडिट दिया जाएगा आपको कि आपने 1 साल किया है, और ये क्रेडिट 1 साल वाला आपको काम आएगा जॉब में। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर में एडमिशन करा लिए 1 साल के बाद, अब 1 साल के बाद एग्रीकल्चर में भी मन नहीं लग रहा है, उसको आपने छोड़ दिया, तो एग्रीकल्चर वाले यूनिवर्सिटी भी आपको 1 साल का क्रेडिट देगा, सर्टिफिकेट देगा। फिर से उस 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि हम डिग्री कोर्स कंप्लीट कर ले, तो आप आइए और दूसरे साल में आप क्या कर लीजिए, एडमिशन करवा लीजिए डिग्री में, दूसरे साल में करवा लिए, फिर उसी के बाद तीसरे साल में करवा लिए, फिर हमें ये डिग्री का कोर्स मिल गया। तो ये एक जो बाउंडेशन था कंटिन्यूटी वाला, वो बाउंडेशन समाप्त कर दी गई है कि बच्चे आप गैप करके भी डिग्री कोर्स हासिल कर सकता है। ओके, उसके बाद ये डिग्री का है। उसके बाद और आगे हमें करना नहीं है, हमें 12th करना है। 12th वाले बच्चे के माइंड में अभी ये चल रहा है, क्या इस साल से 2 एग्जाम होगा, तो दिमाग में रखे 99% इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है नई शिक्षा नीति में। मेरे अनुसार 99% चांस है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 1-2 दिन पहले आया था, इस नई शिक्षा नीति से खास करके 2021 में जो एग्जामिनेशन होगा उस फॉर्मेट पर नहीं होगा। 99% चांस है 12th का जो बोर्ड जिस तरह से होता था इससे पहले, उसी तरह होने का संभावना है। आप तैयारी भी उसी तरह करते रहिए। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या एनसीईआरटी चेंज हो जाएंगे, तो आप दिमाग मत लगाइए एनसीईआरटी चेंज हो जाएंगे। एनसीईआरटी हाँ लोअर क्लास का हो सकता है चेंज, 3 प्राइमरी या 1 to 5 वगैरह, लेकिन क्लास 12th में जब हम जाते हैं तो क्लास 12th में जो एनसीईआरटी है उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट है, अब फ्राइडे का लॉ है, गॉसेस लॉ है, ये तो चेंज हो नहीं सकता है। कैसे चेंज होगा? हाँ, उसमें नई चीजें जुट सकता है और जो चीजें हमारे लिए यूजलेस है उसको हम हटा सकते हैं उसमें, लेकिन रहेगा तो 95 से 90% चीजें वही रहेगी। 90% चीजें वही रहेगी, 10% चीज नया रहेगा, कुछ हटाया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, बाकी तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। शिक्षा नीति चेंज हुआ है, यानी शिक्षा का जो फॉर्मेट था वो चेंज किया गया है। एनसीईआरटी चेंज इतना जल्दी नहीं होता है, एनसीईआरटी चेंज करने में बहुत समय लग जाता है। तो हमने शिक्षा नीति को चेंज किया है, एनसीईआरटी चेंज होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यदि होता भी है तो हम ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, 10% बहुत हो गया। ओके, तो ये आपका नई शिक्षा नीति का फॉर्मेट है। अब ये नई शिक्षा नीति आप अपने दिमाग से सोचिए कैसा रहेगा आंसर। मेरे ख्याल से तो ये शिक्षा नीति बहुत ही अच्छा रहेगा, भारत का भविष्य तय करने वाला होगा। और बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी है क्योंकि मैं क्लास में भी हमेशा बता करता था कि भारत सरकार, और मैं बहुत जगह ये चीजें पक्का करता कि भारत सरकार जब भी आते हैं वो बहुत सारी बातों को लेकर आते हैं, लेकिन शिक्षा पर, शिक्षा के एजेंडा को लेकर नहीं आते हैं, प्रोपेगेंडा को लेकर नहीं आते हैं। तो आज भारत सरकार ने एक ऐसी शिक्षा नीति लाई है जो भारत की भविष्य तय कर सकता है, दिशा और दशा तय कर सकता है। और ये कोई आम शिक्षा नीति नहीं है, बहुत बड़ी शिक्षा नीति है और ये बहुत अच्छी है। महात्मा गांधी के तर्ज पर ये शिक्षा नीति है, आपको पता होनी चाहिए। ये शिक्षा नीति एकाएक नहीं बनाया गया, 2015 से इस पर काम चल रहा है। 2015 में ही एक कमेटी बनाई गई थी, टी.एस. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनाई गई थी, लेकिन जो उन्होंने डाटा पेश किया था कैबिनेट के सामने वो संतोषजनक नहीं था, फिर उसको रद्द कर दिया गया। बाद में 2016-17 में एक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी,
उन्होंने अपनी टीम के साथ पंचायत में जाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर, ब्लॉक लेवल पर जाकर लोगों का राय लिया। उन राय के आधार पर एक नीति पॉलिसी तैयार किया और उस पॉलिसी को जब कैबिनेट के सामने रखा गया तो भारतीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया। लेकिन याद रखिए कि कैबिनेट में अभी केवल इसको मंजूरी मिला है, कैबिनेट में मंजूरी मिला है, यानी सरकार का जो नुमाइंदे हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उससे इसको परमिशन मिला है, मंजूरी मिला है। अभी ये बिल है, ये कानून नहीं है, अभी एक विधेयक है, ये बिल है, एक अध्यादेश लाया गया है। अब इस विधेयक को लेकर, इस शिक्षा नीति 2020 को लेकर संसद ले जाया जाएगा। वहां पर यदि सांसद से इसको मंजूरी मिलता है तब जाकर ये एक एक्ट का रूप लेगा, यानी ये कानून का रूप लेगा। और कानून का रूप लेने के बाद तब इसको अलग अलग राज्य में इंप्लीमेंट की जाएगी। तब जाकर जब ये कानून का रूप लेगा, फिर भी प्रॉब्लम है। पहले तो संसद में पास करने में इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी भी हम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे असहमत है नई शिक्षा नीति को लेकर, बहुत सारे लोग असहमत हैं। दूसरी चीज कि जब ये राज्य में इंप्लीमेंट करने का समय आएगा तो जो राज्य सरकार है उसके पास भी कुछ पावर होते हैं हिंदुस्तान में, तो वहां पर भी दिक्कत है। राज्य जो सरकारें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर कुछ अपना नियम लगाएंगे, तो इंप्लीमेंट होते होते इसमें बहुत समय लग सकता है। अभी केवल कैबिनेट की मंजूरी मिला है, खुशी तो है, लेकिन ये अभी वर्चुअल खुशी है और ये खुशी वास्तविकता में तब बदलेगी जब कागज पर लिखी हुई ये चीजें जमीन पर उतरेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपने तो बहुत लंबे हम देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपने देख लेते हैं, उसको कागज पर नोट भी कर लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर आते आते वो दम तोड़ देते हैं, उसका गला घुट जाता है। तो शिक्षा नीति तो बहुत बेहतर है, ये बड़े बड़े अमीर देश का जो सुपर पावर होते हैं उनकी शिक्षा नीति, अमेरिका वगैरह की शिक्षा नीति इस तरह से होती है, तो उनके तर्ज पर यह शिक्षा नीति है। तो हमारे देश में जीडीपी तो भी तो नहीं ना, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी तो नहीं है ना। इतनी बड़ी शिक्षा नीति को हमें सफल बनाने के लिए, जमीनी स्तर पर लाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारी जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस शिक्षा नीति के अनुसार यदि खर्च किया जाए तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। और मुझे लगता है अब अभी के समय में, खास करके जब कोरोना से पूरे देश में मार पड़ा है, तो इस समय इस तरह की शिक्षा नीति लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। लेकिन जो शिक्षा नीति है वो बहुत ही बेस्ट है। इसमें कुछ चीजें हो सकती है, कुछ चीजों पर मतभेद हो सकती है, लेकिन ये शिक्षा नीति बहुत बेस्ट है। बस आशा है, दुआ करेंगे कि ये जमीनी स्तर पर दिखे, ये हमारे सरकारी स्कूल्स में दिखे, ये हमारे छोटे से छोटे गांव वाले स्कूल्स में दिखे, तब जाकर जो वर्चुअल खुशी अभी हो रही है वो रियल खुशी, वास्तविक खुशी में बदल जाएगी। और याद रखिएगा एक चीज और कि इंग्लिश के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये कंपलसरी नहीं रहेगा, यानी अनिवार्य नहीं होगा, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अभी देखिए चीजें स्पष्ट नहीं है अभी कि इंटर में जाने के बाद कौन कौन सा, उसमें कुछ सब्जेक्ट रहेगा कि ये 10 सब्जेक्ट है, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें दिए जाएंगे कि ये सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उन कंपलसरी सब्जेक्ट देखिए अभी इसका ड्राफ्ट ही तैयार होगा, चीजें स्पष्ट नहीं है अभी, और चीजें स्पष्ट होना बाकी है, सारी चीजें स्पष्ट नहीं हुई अभी। तो इंग्लिश को कंपलसरी नहीं कहा गया है, आप इंग्लिश ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इस पर ज्यादा विरोधाभास हो रहा है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम यदि विदेश जाते हैं और विदेश जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां पर हमें इंग्लिश की जरूरत होती है। इसलिए बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इंग्लिश हमें विदेश में जाकर शरण दिलवाता है। जब हम विदेश व्यापार या विदेशी दरवाजा खटखटाने जाते हैं तो वहां हम हिंदी और संस्कृत लेकर नहीं जा सकते, इंग्लिश हमें वहां पर काम आता है। इसलिए इंग्लिश कंपलसरी क्यों ना हो, तो ये सारी बहसें हो सकती है संसद में आकर, क्योंकि अभी तो संसद में आया नहीं। आप देखिएगा जब ये विधेयक को संसद में लाया जाएगा तो बहुत सारे सांसद, वहां तो सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं संसद में, तो बहुत प्रकार की मुद्दा आ सकता है। तो ये शिक्षा नीति इंप्लीमेंट करने में बहुत वक्त लग सकता है।
यदि सब चीज सही सही हो गया तो 22-23 तक में हो जानी चाहिए। फिलहाल 2021 में जो एग्जाम्स होंगे मेरे ख्याल से ये जो पहले की चीजें हैं उसके तर्ज पर होंगे। ओके, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे इस चीज से खुशी है क्योंकि अब वैसे इंस्टीट्यूशन वाले को, वैसे टीचर या वैसे सरकारी टीचर को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है पढ़ाने में, जो रट्टाफिकेशन के आधार पर अभी तक इंस्टीट्यूशन चलाते आ रहे थे। अब वही टीचर पढ़ा सकते हैं बच्चों को जिसके पास विषय वस्तु का गहन नॉलेज हो और तर्क के आधार पर जो समझाते हो। जो तर्क के आधार पर नहीं समझाते हो वो बच्चे को पढ़ा तो देंगे, लेकिन बच्चे जब इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे वो फेल हो जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ड्राफ्ट में ये भी लिखा गया है कि ये जो एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स, इसको इजियर बनाया जाएगा, यानी इजियर बना दिया जाएगा, बच्चों पर ज्यादा लोड नहीं दिया जाएगा इस बोर्ड एग्जाम्स का। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के टेंशन में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो डिप्रेशन उसके पढ़ाई को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम को इजियर बनाया जाएगा और तर्क के आधार पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तार्किक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और जो ही तर्क का बात आता है तो रट्टाफिकेशन वाली बात तो समाप्त हो जाती है। इसलिए अब वैसे टीचर को ढूंढना बहुत चाहेंगे स्टूडेंट जो रट्टाफिकेशन नहीं करवाते हो, जो तर्क के आधार पर पढ़ाते हो। और स्कूल में भी जो अब टीचर का जॉब है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो टीचर भी तो उतना अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को अंजाम कौन देगा, टीचर अंजाम देगा। बिना टीचर का तो ये सब संभव ही नहीं है ना, तो टीचर भी तो उस तरह का होना चाहिए ना। तो अब टीचर भी जो होगा वो टेक्निकल होगा, वो सर्वांगीण विकास वाले टीचर्स होंगे, तब जाकर ये शिक्षा नीति हमारी सफल होगी। ओके, तो अभी मेरा अंतिम मैसेज यही है कि आप ये जो शिक्षा नीति है इसमें जो आपको डरना नहीं है। 12th का जो एग्जाम होगा इस बार 2021 में वो 99% चांस है कि जिस तरह से हो रहे थे उसी तरह से होंगे। 2022 में क्या होता है, 23 में क्या होता है देख लेंगे, आप भी देखिएगा, या मैं जीवित रहूंगा तो मैं भी देखूंगा। ओके, आइए हम लोग ये विद्युत, बाहरी विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखिए इतना चीज मैंने बोला, इसमें कुछ चीजें अस्पष्ट भी है, केवल ड्राफ्ट में लिखा है, हो सकता है कुछ चीजें, एक दो चीजें इसमें से ना हो। फाइनल ड्राफ्ट जब बनेगा, फाइनल जब पॉलिसी बनेगी तो हम लोग देखेंगे, फिर से जब फाइनल पॉलिसी बनेगी, जब लागू होगा तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा और अपनी भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने बहुत सारी चीजें बताया भी नहीं, यूजी पीजी से ऊपर जो नियम लगाएंगे वो चीजें मैंने नहीं बताया। बीए टीएट एमए डीएलएड वगैरह तो हटा दिया गया है, या फिर टीचर प्रमोशन वगैरह जो होता था उसका जो फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मेट था उसको चेंज कर दिया गया है, या फिर टीचर का जो ट्रांसफर था उसको भी समाप्त कर दिया गया है वगैरह। बहुत सारी चीजें दिए गए, एक बहुत ही लंबी ड्राफ्ट तैयार किया गया कैबिनेट के द्वारा। ओके, टॉपिक को आप देखिए, बाहरी विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आप लेक्चर 16 यानी लेक्चर 16 याद कीजिए। याद कीजिए, लेक्चर 16 में मैंने बताया था ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, U बराबर W एक्सटर्नल। U बराबर कितना होगा, W एक्सटर्नल कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R आया था। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा कि दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ओके, अब ये स्थितिज ऊर्जा संचित कैसे होता है ये भी मैंने बताया कि पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज मान लीजिए अनंत पर है। Q2 को जब हम पॉइंट B पर खींच कर लाएंगे तो ये Q1 इस Q2 क्या करेगा, धक्का देगा। धक्का देगा तो Q2 B की ओर आना नहीं चाहेगा, हमें बाहरी बल लगाकर इस Q2 को लाना पड़ेगा पॉइंट B पर।
तो बाहरी बल लगाकर जब लाएंगे तो बाहरी बल के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा, और जो वर्क किया जाएगा वही वर्क इस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से सूचित करता है, यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल, और किया गया कार्य मैंने बताया था लेक्चर 16 में कितना था, 1/4 Q2/R आया था। तो यह है दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर लेक्चर 16 में ही मैंने 3 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताया था। फिर बोर्ड 2017 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन बताया था। उसके बाद 4 बिंदु आवेश के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताया था मैंने। फिर बोर्ड 2018 में वहां से पूछे हुए एक क्वेश्चन को मैंने डील किया था। आज हम 2 बिंदु आवेश के निकाय में नहीं ले रहे हैं, आज हम सिंगल एकल आवेश, एक बिंदु आवेश में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन वो जो सिंगल आवेश है वो कहां रखा हुआ है, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास एक बाहरी विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी विद्युत क्षेत्र। अब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पर विभव है V। पॉइंट ए पर कितना है विभव V, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ए है विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ए पर विभव कितना है, V है। अब मान लीजिए कि एक चार्ज हमारे पास Q, अब इस Q चार्ज को यहां से खींचकर हमें पॉइंट ए तक लानी है। तो जब हम इस पॉइंट चार्ज Q को खींचकर A तक लाएंगे तो देखिए विद्युत क्षेत्र चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। आप पहले से जानते हैं, बहुत दिन पहले मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र का क्या काम है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना। जो ही ये चार्ज इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, ये विद्युत क्षेत्र इस पर फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र किधर फोर्स लगाता है, अपनी दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो फोर्स भी कहां लगेगा, इसी दिशा में। ये देखिए ये चार्ज यूं ही यहां आएगा, ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में फोर्स लगाएगा, इस दिशा में। अब विद्युत क्षेत्र इसको धक्का देकर बाहर करेगा, बट हमें लाना कहां है, इस चार्ज को ए पर लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए विद्युत क्षेत्र इस चार्ज को इधर धक्का दे रहा है, हमें इस चार्ज को पॉइंट ए पर लाना है, तो हमें इस पर ऐसे फोर्स लगा के इसको पॉइंट ए तक लाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे, पॉइंट ए तक लाएंगे तो हमारी फोर्स की तरह कुछ वर्क किया जाएगा। अब जो वर्क किया जाएगा वही वर्क इस चार्ज में किसमें संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंगल चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम लाएंगे तो बाहरी बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कार्य बिंदु आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। ये देखिए स्थितिज ऊर्जा को U से, और W एक्सटर्नल का मतलब बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाहरी विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब किसी बिंदु आवेश को बाहरी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाया जाता है तो बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बिंदु आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी U बराबर W एक्सटर्नल। अब मान लेते हैं होगा कितना, ये W एक्सटर्नल कितना कार्य किया जाएगा तो निकाल लेते हैं हम लोग। लिखेंगे माना विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ए पर विद्युत विभव V है। देखिए पॉइंट ए पर विद्युत विभव कितना है, V है। अब इस पॉइंट ए पर Q चार्ज को लाते हैं, ये देखिए Q चार्ज को हमने लाया तो लिखेंगे पॉइंट चार्ज Q को पॉइंट ए पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। ये देखिए बाहरी बल के द्वारा किए गए कार्य को W एक्सटर्नल से लिखें, W फॉर कार्य, एक्सटर्नल फॉर बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो याद कीजिए मैंने लिखाया था विभव बराबर होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q या Q नॉट। तो देखिए W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब इसका क्या मतलब है,
देखिए इस फॉर्मूला का मतलब इससे पहले भी मैंने समझाया है। इस फॉर्मूला का मतलब है कि यदि किसी बिंदु पर विभव भी हो, किसी बिंदु पर विभव भी हो, तो उस बिंदु पर यदि Q चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए ये बिंदु है, यहां पर विभव 10 वोल्ट है। अब यहां पर हमने 2 कूलम चार्ज को कहीं से खींच कर लाया तो कितना वर्क करना पड़ेगा, आंसर है 10 दूना 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो एक चीज क्लियर है, यदि माइंड में सेट कर लीजिए किसी बिंदु पर विभव भी हो और उस बिंदु पर Q चार्ज को लाएंगे तो बाहरी वर्क के द्वारा, बाहरी बल के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V। मान लीजिए विभव ये V है और Q1 चार्ज को ला रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q1 इंटू V वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए इस बिंदु पर विभव V2 है और Q2 चार्ज को यहां लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 इंटू V2 वर्क करना पड़ेगा बाहरी बल के द्वारा, जो सोर्स उसको लाएगा। तो पॉइंट चार्ज Q को पॉइंट A पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य तो कितना होगा, देखिए पॉइंट A पर विभव कितना है V और कितने चार्ज को ला रहे हैं Q, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V वर्क करना पड़ेगा। तो बिंदु आवेश Q को पॉइंट A पर लाने में बाहरी बल के द्वारा कितना कार्य करना पड़ा, Q इंटू V कार्य करना पड़ा। और जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु आवेश में किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। लिखेंगे अतः एकल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या है, W एक्सटर्नल, इसलिए U बराबर W एक्सटर्नल कितना आया, Q इंटू V। याद रखिएगा, आज से यदि कोई बिंदु आवेश बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगा, तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर जो विभव होगा चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें वो संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ओके, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। अच्छा एक चीज, स्थितिज ऊर्जा और फोर्स दोनों को हम सिमिलर मिला सकते हैं। देखिए वहां पर हमारा फोर्स था विद्युत क्षेत्र में, फोर्स बराबर क्या था, Q इंटू E, ये देखिए, और स्थितिज ऊर्जा बराबर Q इंटू V। देखिए Q दोनों में है, बस स्थितिज ऊर्जा में विभव आ गया और फोर्स में विद्युत क्षेत्र आ गया। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, विभव भी अदिश राशि है, फोर्स सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, चीजें हम वही पढ़ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में बस हम फोर्स को पढ़ रहे थे, फोर्स को QE, और आज विद्युत क्षेत्र में हम लोग विभव में आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर Q इंटू V को स्टडी कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में पूछे एकल बिंदु आवेश जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, आप बोले Q इंटू V। यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव V1 हो, उस पर Q1 चार्ज को रखेंगे तो कितना वर्क होगा, Q1 इंटू V1 वर्क होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है सुनिए, ये तो हमारा था बाहरी विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी एक बिंदु आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए एकल को मैं क्या बनाता हूं, ये देखिए दो आवेशों में, या दो होगा तो आवेश का निकाय हो जाएगा, दो आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अब बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम सिंगल चार्ज नहीं रख रहे हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम दो दो चार्ज को रख रहे हैं। अब उस दोनों चार्ज को रखने में उस दोनों आवेश के निकाय में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो आपने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कितना है, 1/4π/Q/R। आप ये कहिएगा, आपने तो लेक्चर 16 में ही पढ़ा दिया था दो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा इतना होता है। भाई ठीक है, मैंने लेक्चर 16 में पढ़ाया था, लेकिन लेक्चर 16 में ये दोनों बिंदु आवेश बाहरी विद्युत क्षेत्र में नहीं था। आज जो हम दो बिंदु आवेश लेंगे वो कहां होगा, बाहरी विद्युत क्षेत्र में होगा। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र में होगा तो फॉर्मूला चेंज हो सकता है, वर्क अधिक हो सकता है। तो याद रखिएगा, दो बिंदु आवेश का निकाय
जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में नहीं होगा तब यह फॉर्मूला होगा। जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में होगा दो बिंदु आवेश का निकाय, तब कितना स्थितिज ऊर्जा उस निकाय में संचित होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए तरीका से देखते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा, जो वर्क होगा वही उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बस यहां पर समझने वाली चीज है, मान लीजिए कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, बाहरी विद्युत क्षेत्र, यहां पर ये देखिए बाहरी विद्युत क्षेत्र है। इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और दोनों के बीच की दूरी आर है। ओके, इस पॉइंट ए पर विभव मान लेते हैं V1 है, और ये पॉइंट बी पर विभव V2 है। ओके, ऊपर में लिखता हूं, ये V1 है, ये V2 है। ओके, इस बात को मैं लिख देता हूं। माना विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। देखिए पॉइंट ए पर विद्युत विभव V1 है, पॉइंट बी पर विद्युत विभव V2 है। अब हमारे पास दो चार्ज है, ये देखिए Q1, ये Q2। अब इस दोनों Q1 और Q2 को हम इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे। पहले किसको लाएंगे? किसी को भी लाइए, जरूरी नहीं पहले Q1 को लाइए, आप Q2 को भी ला सकते हैं। तो पहले हम Q1 को खींचते हैं और Q1 को खींचकर पॉइंट ए पर लाते हैं। ये देखिए पॉइंट ए पर हमने Q1 को लाया। तो जब ये अभी Q2 को छोड़ दीजिए, Q1 जब यहां आया होगा तो देखिए जो ही ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, विद्युत क्षेत्र इसको धक्का देकर बाहर करना चाहेगा। जब विद्युत क्षेत्र इस Q1 को धक्का देकर बाहर करेगा तो हमें क्या करना, हमें तो इसको लाना है कहां, पॉइंट ए पर। तो हमें इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने ऐसे फोर्स लगाया और उसको पॉइंट ए तक खींच कर लाया। तो पॉइंट ए तक खींच कर लाने में हमारे बल के द्वारा कुछ वर्क किया गया। अब वो वर्क कहां जाएगा? आंसर, वो वर्क इस Q1 में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अभी अभी आपने देखा कि एकल आवेश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए इस Q1 को पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क किया गया? आंसर है जो वर्क किया जाएगा वही वर्क इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहां से यहां तक लाने में इस Q1 चार्ज को पॉइंट ए तक हमने लाया, तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? अभी आपने देखा यदि किसी पॉइंट पर विभव V1 हो, Q1 चार्ज को लाएंगे तो उस पर कितनी एनर्जी, Q1 चार्ज को लाने पर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चली गई। देखिए तो ऐसे में ही हम लोग कर लेते हैं किसी तरह से। तो यहां पर पॉइंट ए पर हमने Q1 चार्ज को लाया और यहां पर विभव V1 है, तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? Q1 इंटू V1। चूंकि ये Q1 में संचित ऊर्जा है इसलिए इसको U1 बोल देते हैं हम लोग। ओके, अभी अभी आपने पढ़ा ना कि ये विद्युत क्षेत्र था, इस यहाँ पर विभव V था, Q चार्ज को लाए तो कितना ऊर्जा था? Q इंटू V ऊर्जा था। यदि यहाँ पर विभव V1 होगा, चार्ज Q1 होगा तो ऊर्जा क्या होगा? Q1 इंटू V1 होगा। तो इस Q1 चार्ज में कितनी ऊर्जा संचित हुआ? Q1 इंटू V1। दूसरी चीज, अब हम Q1 को तो ले आए, अब किसको ले आ रहे हैं? Q2 को, और Q2 को पॉइंट B पर लाना है। अब यहां से Q2 को खींचकर ये देखिए पॉइंट बी पर लाएंगे। जो ही Q2 यहां पर आएगा, ये देखिए यहां पर, अब ये विद्युत क्षेत्र इस Q2 को क्या करेगा? धक्का देगा। ओके, ये विद्युत क्षेत्र इस Q2 को धक्का देगा।
तो हमें इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा F1, एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब ये Q2 को ये विद्युत क्षेत्र भी धक्का दे रहा है और साथ ही साथ दिमाग लगा ये Q1 भी इस Q2 को क्या करेगा, धक्का देगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। देखिए विद्युत क्षेत्र तो Q2 को धक्का दे ही रहा है, इधर विद्युत क्षेत्र Q2 को धक्का दे ही रहा है इधर F डैश। तो विद्युत क्षेत्र जो इसको धक्का दे रहा है F डैश से, उसका विरोध करने के लिए हमने क्या लगाया, F1 लगाया। ओके, अब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये Q1 भी इस Q2 को धक्का दे रहा है, कितना से, F डबल डैश, F डबल डैश। अब ये Q1 जो इस Q2 को F डबल डैश से धक्का दे रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए भी हमें इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने इधर एक और फोर्स लगाया F2। देखिए Q2 चार्ज को पॉइंट B तक लगाने के लिए दो फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है। दो फोर्स करने का मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्योंकि Q2 को केवल विद्युत क्षेत्र धक्का नहीं दे रहा है, Q2 को कौन धक्का, Q1 भी धक्का दे रहा है। तो यहां पर हमें दो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक विद्युत क्षेत्र वाले फोर्स का विरोध करने के लिए, एक Q1 वाले फोर्स का विरोध करने के लिए। जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसको यहां से यहां लाने के लिए वर्क भी ज्यादा होगा ना, वर्क भी ज्यादा होगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए, ये F1, ये F डैश कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र वाले फोर्स के विरुद्ध हमने F1 फोर्स लगाकर इस चार्ज Q2 को पॉइंट B तक लाया, पॉइंट B तक। तो पॉइंट B तक लाएंगे तो इसमें कुछ Q2 में कुछ एनर्जी संचित होगी, कितनी होगी, Q2 इंटू V2, Q2 इंटू V2। अब ये जो Q2 इंटू V2 एनर्जी संचित हुआ, ये किसके कारण हुआ, आंसर विद्युत क्षेत्र ने जो फोर्स लगाया था, चार्ज को धक्का दे रहा था, उसके विरुद्ध जो कार्य किया गया, उसके कारण इसमें एनर्जी संचित हुआ Q2 V2। अब Q1 भी इस Q2 को धक्का दे रहा है, तो उसके कारण भी हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा इधर। अब उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, उस फोर्स के द्वारा भी वर्क किया जाएगा, ये U2 मान लीजिए, उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। तो यहां पर देखिए ये Q1 है और ये Q2 को ला रहे हैं यहां पर, तो ये Q1 इस Q2 को धक्का दे रहा है, तो कितना कार्य किया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। तो कितना कार्य किया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R वर्क किया जाएगा। U13 नहीं समझ आया? अब मोटा मोटी समझिए, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए, Q1 को पॉइंट A पर लाए, Q1 को पॉइंट A पर लाए, कितनी ऊर्जा, Q1 इंटू V1, प्लस Q2 को पॉइंट B पर लाए, कितनी ऊर्जा, Q2 इंटू V2। अब ये दोनों जो ऊर्जा है ये किसके कारण है, विद्युत क्षेत्र के कारण। अब छोड़ दीजिए, विद्युत क्षेत्र को भूल जाइए। अब देखिए Q1 और Q2 ये दो आवेशों का कॉम्बिनेशन है और दो आवेश में संचित स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। तो इस दोनों कॉम्बिनेशन के कारण कितनी ऊर्जा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। ये देखिए, तो आज से याद रखिएगा, दो बिंदु आवेश का निकाय यदि बाहरी विद्युत क्षेत्र में होगा तो उसमें संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आंसर है उसमें संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R। कोई पूछे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप उसको बोल दीजिए कि ये Q1 V1, Q1 में संचित स्थितिज ऊर्जा है किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। Q2 V2, Q2 में संचित स्थितिज ऊर्जा है किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R, आंसर ये दोनों बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा है। मान लीजिए कि यहां से विद्युत क्षेत्र हटा देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र हटा देंगे तो ये विद्युत क्षेत्र हटाएंगे तो मान लीजिए ये V1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये V1 का है, पॉइंट A पर है, विद्युत क्षेत्र हटेगा तो V1 भी गए, तो ये 0, तो ये 0, V2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र हटेगा तो पॉइंट B पर V1 भी गायब हो जाएगा, ये दोनों गायब हो गया। बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। यानी यहां से विद्युत क्षेत्र को हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, Q1 Q2, और Q1 Q2 में संचित ऊर्जा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R होता है। फिर से विद्युत क्षेत्र ला देंगे तो ये दोनों बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। तो सेट रखिए दिमाग में
कि दो बिंदु आवेश यदि अलग होगा, विद्युत क्षेत्र में नहीं होगा, तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा ये होगा, यदि विद्युत क्षेत्र में होगा तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा ये हो जाएगा। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आधार पर मैं एक दो न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, चीजों को तार्किक रूप से पढ़िए, क्योंकि अभी अभी मैंने नई शिक्षा नीति बताया है। व्यवहारिक तरीका से नहीं पढ़िएगा, समझिएगा नहीं, चीजों को गहराई से नहीं पढ़िएगा तो फिर जाकर प्रॉब्लम है परीक्षा में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है। दो 2017 में आपका बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस पूछा हुआ, उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। या कोई भी बोर्ड, आप ऐसा जरूरी है कि आप ही का बोर्ड पूछता हो, कोई भी बोर्ड ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये 2017 का क्वेश्चन है। एक बच्चा ने इसको मैसेज भी किया था। एक आवेश का निकाय आवेश के निकाय के एसआई पद्धति में विद्युत विभव V बराबर 3 + 2x हो तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र, x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ये देखिए 2017 में आपका बोर्ड पूछा हुआ था। विद्युत विभव V बराबर कितना दे दिया गया, 3 + 2x। ओके, सबसे पहले आपको पता है, ये देखिए E पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है कितना होगा, तो आपको पता है E बराबर कितना होता है, -dV/dx या dV/dx। तो ये E बराबर हो जाएगा -dV, V के जगह कितना दे दे, 3 + 2x बट्टा dx, ये हो जाएगा। V के जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब E बराबर, देखिए E बराबर -dV/dx, एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन से। माइनस की जगह माइनस, डी की जगह जी डी, V का वैल्यू दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखिए -d3/dx प्लस माइनस d2x/dx। ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन का तरीका आपको पता है। एक बार हमने 3 का डिफरेंशिएशन ले लिया और एक बार हमने 2x का डिफरेंशिएशन ले लिया, इसलिए d के साथ एक बार 3 को हमने लिखा और dx कर दिया, फिर प्लस माइनस d के साथ 2x को लिया और डिफरेंशिएट कर दिया। आइए इसको और आगे बढ़ाइए। E बराबर हो जाएगा, ये देखिए d3/dx, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये हो जाएगा -0 माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 × dx/dx। 2 बाहर आया तो बचा dx/dx। E बराबर आ जाएगा, ये -0 तो समाप्त, ये माइनस। अब देखिए 2 के जगह 2 और dx/dx का इंटीग्रेशन 1 होता है, इसलिए E बराबर आ जाएगा -2 वोल्ट पर मीटर। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? क्वेश्चन फिर से देख लिया जाए। 2x है या 2x² है, -2x है, सही आंसर है आपका। -2 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। x बराबर 2 मीटर यहां पर कोई काम का नहीं आया, क्योंकि यहां पर x हमारा बच ही नहीं रहा। x रहता तो x बराबर 2 मीटर वहां पर हम लोग पुट करते। तो ये क्वेश्चन का आंसर -2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के द्वारा है, और ये क्वेश्चन आपके इसी साल पूछा है, 2020 में पूछा हुआ, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं। इस साल नहीं, 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन आपको डीपीपी 7 में भी दिया गया है, याद रखिए। डीपीपी 7 को जो कि विद्युत विभव का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसको मैं लेक्चर नंबर 18 यानी इसके जस्ट बाद के लेक्चर में मैं उसको बताऊंगा। फिर लेक्चर नंबर 19 में मैं डीपीपी 6 का सॉल्यूशन करूंगा। आपको पता होनी चाहिए डीपीपी 6 आप तक पहुंच चुका है, और डीपीपी 6 में मैंने IEEE, जेईई मेंस, नीट, पीएमटी का 10 क्वेश्चंस दिया है, जो कि प्रीवियस 2001 से लेकर 2014 तक किसी न किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो उसको मैं 19 में डील करूंगा। लेक्चर 20 में मैं जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, जो आपका बोर्ड पूछ चुका है लॉन्ग के रूप में, मज्जा गुटिका वाला सवाल, इक्विलिब्रियम वाला सवाल मैं बताऊंगा। उसके बाद विभव हमारा समाप्त होगा, फिर मैं कैपेसिटर आपको बताऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं डील कर देता हूं। कहता है कि 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश, 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो पॉइंट चार्ज 40 सेंटीमीटर पर रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। ए नंबर ऑप्शन है 2.25 जूल, बी नंबर ऑप्शन है 2.35 जूल, सी नंबर ऑप्शन है -2.25 जूल, और डी नंबर ऑप्शन है -2.35 जूल। अभी आपने पढ़ा है दो बिंदु आवेश का निकाय 40, दो बिंदु आवेश, और ये 40 सेंटीमीटर की दूरी, ये देखिए Q1 और इससे कुछ दूरी पर Q2, R दूरी पर कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है इसमें संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा, चूंकि U बराबर दो बिंदु आवेश के निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये ना होता है लेक्चर 16 में मैंने बताया था। और बाहरी विद्युत क्षेत्र में ये तो रखा हुआ नहीं है जो Q1 V1 हम लोग करें। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, गुना Q2 का मान कितना है -10 माइक्रोकूलम, बट्टा R, दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। U बराबर, ये देखिए 9 × 10⁻9, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कूलम में बदलेंगे 10⁻6 से गुना करेंगे। अब ये माइक्रोकूलम बन गया। इस -10 माइक्रोकूलम को भी कूलम में चेंज करेंगे तो एक माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होता है, तो 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा 10 × 10⁻6 कूलम। अब ये सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे तो 40, अब मीटर में बदलेंगे तो -2 से गुना कर देंगे। देखिए ये सेंटीमीटर किस में बदल गया, मीटर में। अब आप कैलकुलेट करो। U बराबर देखिए 9, अब ये माइनस मैं यहां कर देता हूं। अब देखिए 1 0 2 0 और ये 9 0, तो 10⁻11, 10⁻11, ये 1 0 ये 1 0, 2 0 मिलकर इस 9 को 11 बना दिया, और ये -6 और ये -6, 10⁻12। ओके, और ये -2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, नीचे कितना बचा, नीचे बचा 40। U बराबर हो जाएगा, अब कर लीजिए, ये देखिए 11 2 13, और 13 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा ये 9, और ये देखिए 11 2 13, 13 में से 12 को हम माइनस कर देंगे, कितना 10⁻1 बट्टा 40। अब ये देखिए 40, ये 0 कैंसल, कितना बचा 9/4। अब 4 में हम लोग भाग देंगे, माइनस भी होगा हमारे पास, 4 दूना 8, 2
4 दूना 8, 1 4 दूना 8 और ये 2 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल। याद रखिएगा इसको। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। लेक्चर 18 देखना नहीं भूलिएगा। विभव का पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। विभव टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड पूछ सकता है, जितना भी तार्किक क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। टोटल 33 ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, 32-33 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। DPP 7 में मैंने आप तक पहुंचा दिया सभी ऑब्जेक्टिव। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है, आप लेक्चर नंबर 12 जाकर देखिए। चैप्टर 1 के लेक्चर 12 को देखिए। चैप्टर 1 के लेक्चर 12 में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वहां से सारा PDF आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल।